देखें, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है और आप लोगों को हमने इसलिए यहाँ पे जहमत दी है कि हाल ही में आपने देखा कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक यूथ के हमारे एक्टिविस्ट थे तारिक अहमद डार, उसके खिलाफ एक PSA का डोजियर लगा और उसको कोट बलवाल जेल में भेज दिया गया। हम जहाँ इस फैसले की मजम्मत करते हैं वहीं हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में ये बात लाना चाहते हैं कि जिस तरह से ये सारा सिलसिला हुआ है, जिस तरह से एक नौजवान जो माजी में अभी हाल ही में आपने देखा कि यहाँ पे 4 लेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, देवगोल, गुंडेदिलकुट और खारपुरा के लोग 4 वे के नीचे जो ज़मीनें आई हैं उनके लिए मुआवजा आजकल के रेट के मुताबिक उसके तलब उसकी डिमांड कर रहे थे और उससे रिलेटेड 2-3 प्रोटेस्ट यहाँ हुए। उस प्रोटेस्ट में तारिक अहमद डार भी एक लैंड लूजर की हैसियत से उसने पार्टिसिपेट किया और 2-3 दफ़ा ये तीनों गांवों के लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार लगाई। यहाँ की पुलिस इस बात की गवाह है कि लोग क्या डिमांड कर रहे थे। आज जब ये डोजियर लगा, मैं समझता हूँ कि ये डोजियर जो है इसकी बुनियाद इसमें जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं तारिक के खिलाफ, जिनमें बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो सबसे पहला जो उनके खिलाफ इल्ज़ाम है कि कम्युनल वो यहाँ पे साजिश रचाने की कोशिश कर रहे थे, हिंदू और मुसलमान बरादरी में नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ इस आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बाकी यहाँ मौजूदीन के साथ साथ हमारे व्यापार मंडल के सदर तारिक अपने नसीर अहमद वानी साहब हैं, उनके व्यापार मंडल के हमारे सेक्रेटरी जनाब मुश्ताक अहमद वानी साहब हैं, मेरे साथ यहाँ विवेक महाजन साहब बैठे हुए हैं, ये यहाँ के बड़े मोजिज़ पृथ्वीराज महाजन साहब हैं, उनके बेटे हैं, यश सदोत्रा साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये हमारे कालीपाल साहब हैं, उनके बेटे हैं, हमारे यहाँ के म्यूनसिपलिटी के जो यहाँ काउंसिलर हैं अशोक कुमार जी हमारे साथ बैठे हैं। मैं इन सब के सामने आपकी वसादत से यहाँ की इंतज़ामिया को, यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बता देना चाहता हूँ कि 1947 से लेके आज तक इस बानिहाल सब डिवीज़न के अंदर या इस बानिहाल और इस्माइल तहसील के अंदर आज तक एक भी वाक़ा मज़हब की बुनियाद पे, आज तक एक भी फसाद कभी मज़हब की बुनियाद पे नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इल्ज़ाम है ये सरासर गलत है। ये मेरे हिंदू बरादरी के साथी, ये मेरे व्यापार मंडल के साथी, ये मोअज़्ज़ीन जो हैं इस बात के गवाह हैं। आप मीडिया फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इस बात के गवाह हैं कि यहाँ पे आज तक की तारीख में जब यहाँ पे अमरनाथ श्राइन बोर्ड का जब वो राव हुआ उसमें यहाँ पे कभी कम्युनल कोई मामला नहीं हुआ। यहाँ टर्माइल के 30 साल में कभी कोई कम्युनल मामला नहीं हुआ और आज उसके होने की कोई बुनियाद ही नहीं है। उसके साथ साथ एक और इल्ज़ाम लगाया गया तारिक अहमद डार पे कि ये हुर्रियत का सिंपथाइज़र है और स्ट्राइक वगैरह की कॉल देता है। अगर कोई सेपरेटिस्ट एलिमेंट के साथ जुड़ा होता वो कभी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहेगा। आज सोशल मीडिया आपका वो एक बड़ा स्ट्रांग मीडियम है। आप सोशल मीडिया पे देखिए, आप तकारीर निकालिए फाइल्स में, हर सियासी जलसे में ये आगे लीड करता है और इन सियासी जलसों में यहाँ जो भी मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम यहाँ हिंदुस्तान की सालमियत, उसकी अखंडता, उसकी स्वैरिटी को कायम करने के लिए मेन स्ट्रीम उस पर वादाबंद है। तो जो शख्स मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ा होगा वो कभी स्टेट के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, ना ही स्टेट के खिलाफ कोई साजिश करेगा। FIR का जिक्र हुआ है, मैं यहाँ की पुलिस इंतजामिया से ये
ओपन चैलेंज करता हूं कि वो एक ऐसा सिंगल इंस्टेंस बताएं जिसमें वाहिद तारिक अहमद डार ने कोई गैर कानूनी, गैर आईनी या कोई ऐसा जुर्म किया हो या कोई ऐसा क्राइम किया हो या कोई ऐसा ऑफेंस किया हो जिससे न सिर्फ स्टेट को बल्कि अमन और अमान को का खतरा लाग हुआ है। अगर कुछ FIRs का जिक्र हुआ है, उन FIRs में मैं देख रहा था 2008 में इनके खिलाफ एक FIR लगा है। उस FIR का जो ताल्लुक है वो उस वक़्त अमरनाथ श्राइन बोर्ड के वो उस फैसले पे जो मामला बना था उसमें पूरी रियासत में एहतजाज हुए। उसमें यहाँ हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया और खाली उसमें तारिक इन्वॉल्व नहीं है, दर्जनों लोग हैं जिसकी फहरिस्त आपके सामने है। उसके बाद दूसरे FIR नंबर 168 2008 वो मजदूरों की स्ट्राइक हुई थी बनकूट में, उससे रिलेटेड है। उसमें भी दर्जनों लोग हैं, वो बेचारे भी अपना हक मांग रहे थे। तीसरा FIR जो हुआ था वो पैलेटगंज में 2016 में जो कश्मीर में हुआ, उस पर मस्जिद शरीफ के बाहर एक एहतजाज इज्तिमाई, सैकड़ों लोग उसमें थे। उसमें तारिक भी इत्तेफाक से शामिल होगा। चौथे FIR की बात की, FIR नंबर 51 और 2018 आसिफा मर्डर एंड रेप केस के बारे में एक एहतजाज हुआ था, वो मस्जिद शरीफ के बाहर हुआ था। उसमें सारे लोग थे, हजारों लोग शरीक थे। मैं ये समझता हूँ उसके बाद एक FIR नंबर 110 2019 का जो पोस्ट एब्रोगेशन 370 और 35 से है, उसमें और भी लोग इन्वॉल्व थे। बहुत जुमा उस दिन ईद उल जोहा के मौके पे ये हुआ था, सैकड़ों लोग थे। मैं ये समझता हूँ कि जितनी ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये गैर मुनासिब है और इनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इस नौजवान पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाए। ये लोग ज़मीनों पे अपने हक का मुतालबा कर रहे थे। ये लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ के लोकल लोगों को डिमांड कर रहे थे। हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, मैं DC साहब के पास खुद वफद लेके गया इन सारे लैंड लूजर्स का। मैं DC साहब के पास गया, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं SSP मैडम के पास गया, हमने उनको रिक्वेस्ट की कि एक बड़ा बर्निंग मामला है। मैंने यहाँ के जो हमारे पुलिस के एहलकार हैं, अहदेदारान है, SDPO साहब, हमारे SHO साहब, हमने उनसे वक्तन फ़वक्तन रिक्वेस्ट की कि यहाँ इन गरीबों का जनवन मामला है, उसमें उनकी मदद करें। यानी आपका कहना है कि जो पिन पॉइंट किया गया तारिक अहमद, तो तारिक अहमद को जो पिन पॉइंट किया, क्या है प्रोटेस्ट पर ही पिन पॉइंट हुआ है? हमें तो ये लग रहा है, देखें जो इल्ज़ामात हैं इसमें लिखा गया है कि कम्युनल फसाद फैलाता है। तो मैं समझता हूँ 1947 से लेकर आज तक यहाँ कोई कम्युनल ना तो फसाद हुआ और ना ही कोई कॉन्स्पिरेसी हुई। उस बात के हम सब गवाह हैं, यहाँ के हमारे हिंदू बरादरी भी गवाह है, हम लोग गवाह हैं, आप गवाह हैं, यहाँ का व्यापार मंडल गवाह है। उसके साथ साथ यहाँ ये बताया गया कि ये सेपरेटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन कभी सेपरेटिज्म को बढ़ावा नहीं देगा। तारिक अहमद डार एक मेन स्ट्रीम के साथ वाबस्ता था। इनका कसूर सिर्फ हम समझते हैं कि वो ये है कि ये लोग अपने हुकूक के मुतालबा कर रहे थे और इस डोजियर में 3 जगह पे नेशनल हाईवे ब्लॉक करने का इल्ज़ाम है। नेशनल हाईवे ब्लॉक करना, प्रोटेस्ट करना, आईन ने हमको, कानून ने हमको हक दिया है। आप आर्टिकल 9 देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, राइट टू एक्सप्रेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्री स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है। आप प्रेम्बल को पढ़िए, प्रेम्बल में जो दूसरी बड़ी बात जस्टिस के बाद कही गई है वो लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन है। हमारे आईन ने हमको हक दिया कि हम अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ें। और दूसरी बात, अगर अपने हुकूक की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हम रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हम जमीनों के मुआवजों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बेस पब्लिक सेफ्टी एक्ट के लिए नहीं बन सकती। ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है। हम यानी इख्तिलाफ राय को भी चैलेंज किया जा रहा है, इख्तिलाफ राय को भी, इजहार हक को भी, इजहार राय को भी मतलब चैलेंज किया। ऐसे
ये बनाकर ये जो केस डाले गए हैं इस लड़के पर? हम यहाँ पे, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, हम यहाँ पे बड़ी मोदबाना गुजारिश यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की पुलिस इंतजामिया से, हम सब की तरफ से, आप ये मत समझिए कि हम यहाँ थोड़े से लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम कानून के दायरे में, आईन के दायरे में अपनी बात को रखना चाहते हैं, हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि यहाँ का अमन व अमान खराब हो, हम ये नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, वरना कोई बड़ी बात नहीं है। आज आप यहाँ 1 दर्जन लोग देख रहे हैं, आप इधर 10,000 लोग भी देख सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते कि यहाँ का माहौल खराब हो। हम चाहते हैं कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के स्टेप की बुनियाद पे यहाँ की जिला इंतजामिया, यहाँ की पुलिस इंतजामिया इस केस को रिव्यू करे, क्योंकि प्रोविजन है, इस डोजियर में लिखा गया है कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अथॉरिटीज़ के सामने, गवर्नमेंट के सामने, और हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस बात के इख्तियार रखते हैं कि वो इसको रिव्यू कर सके और इस ऑर्डर को कलअदम करार दे सके। मैं ये गुजारिश करूंगा बानिहाल की आवाम की तरफ से, हमारी हिंदू बरादरी की तरफ से, हमारे व्यापार मंडल की तरफ से, हमारे अमन पसंद आवाम की तरफ से, कि मेहरबानी करके इस केस को रिव्यू किया जाए और इस नौजवान जिसके पीछे 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, शीरखोर बच्चे, इसके बूढ़े माँ बाप हैं। मैं तो इसकी वालदा से मिला, मुझे नहीं लगता अगर ये बच्चा नहीं आया तो ज़्यादा देर तक वो जिंदा रहेगी। कौन जिम्मेदार होगा उसकी मौत का? कौन जिम्मेदार होगा इनके बच्चों का, इनके रहने सहने का, इनके खाने पीने का? ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया है और इस फैसले में नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड मैं समझता हूं कि इसमें अप्लाई हुआ है। इसलिए गुड सेंस प्रिवेल होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और इस फैसले को जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए। एक तरफ मरकज दिलों में दूरी की बात को खत्म करने की बात करती है, दूरियां मिटाने की बात करती है, दूसरी तरफ नौजवानों पे, मजदूरों पे, बेरोजगारों पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा के नौजवानों में क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इस रियासत में सबसे पहले ही एलिनेशन अरूज पे है। अगर इस तरह के फैसले होते रहे तो एलिनेशन को और बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यहां अमन व अमान का माहौल है। आपने देखा पोस्ट एब्रोगेशन 370, उसके बाद भी यहां अमन रहा। यहां तारीख गवाह है कि यहां कभी भी अमन व अमान में खलल नहीं पड़ी। हाँ, हादसाती तौर पे जब कई छोटे ऐसे मामलात होते हैं, जज्बात हैं जवानों में, उन जज्बात का शिकार हो जाते हैं, लेकिन कभी भी यहाँ लाइन तजावुज नहीं हुई। यहाँ हमेशा अगर हुआ कानून के अंदर हुआ, थोड़ा बहुत अगर कहीं शोर शराबा जज्बात हुआ, राइट टू डिसेंट है हमारे पास, आइन हमको देता है हक। हमारा हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमको आइन ने एक राइट टू डिसेंट दिया है, राइट टू एक्सप्रेशन एंड थॉट दिया हुआ है, हमारे प्रेम्बल ने दिया हुआ है, हमारे आइन हिंद ने दिया हुआ है। आप वॉइसेस को दबाने के लिए इस तरह का खौफ पैदा नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूं कि ये बदकिस्मती का एक आलम होगा कि अगर ये चीजें रुकी नहीं और ये रिव्यू नहीं हुई, एक वही माहौल, एक घड़ी पीछे को चली जाएगी जो 1990 और उस दहाई में लोगों ने वो हालात देखे थे। यहाँ अमन पसंद लोग हैं। मैं इंतज़ामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से, और खुशकिस्मती है हमारी कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एक बहुत अच्छे होनहार डीसी हैं हमारे, बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे खानदानी हैं, पढ़े लिखे, खुदा दोस्त हैं। हमारी पुलिस इंतज़ामिया में अच्छे ऑफिसर हैं। मैं हैरान हूं कि ये क्या मामला, ये किस तरफ चल पड़े हैं ये लोग। अगर आप इस वक्त जो कर रहे हैं, आपने मतलब अपील की इंतजामिया से, अगर ये नहीं होता तो क्या कानूनी तौर से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए कुछ कर रहे हैं? देखिए, कानूनी जो चाराजोई है, हमारा पहली प्रायोरिटी है कि इससे पहले कि हम कानूनी रास्ते को इख्तियार करें, हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से,
हम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, हम एक ही जगह के रहने वाले लोग हैं। हमें पूरा यकीन है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको रिव्यू करेगी और इस फैसले को वापस लेगी। एक वीडियो का जिक्र बीच में आया था, एक प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट में कोई वीडियो कहीं सर्कुलेशन में आ गया जिसमें यह देखा गया है कि कुछ जज्बाती बातें कही गई हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर कहीं जब किसी की जमींदार की जमीन पे जब बिल्डोजर चलता है, ये समझ लीजिए ये उसकी जमीन पे बिल्डोजर नहीं चलता, उसके सीने पे, उसके कलेजे पे बिल्डोजर चलता है, ये उसके बच्चों के मुस्तकबिल पे बिल्डोजर चलता है। और इस टाउन एरिया के अंदर आज 4 से 5 लाख रुपए मरला जमीन का रेट है। उसी टाउन एरिया की जमीन को 3.5 लाख रुपए के हिसाब से, कनाल के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। आप ही बताइए क्या ये इंसाफ है? अगर उस इंसाफ के खिलाफ यहां का जमींदार आवाज उठाता है तो पीएसए उसके लिए एलिजिबल नहीं होता। और क्या हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में आप देखिए, ठीक है अगर किसी ने उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल बात भी की, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती हिंदुस्तान की यही है, यहां तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी यहां की हुकूमत प्रोटेक्ट करती है, जो सीधे सीधे आजादी की बात करते हैं। तो अगर इसने अपने हक की बात कही तो वो सेपरेटिस्ट नहीं हुआ। यहां आप किसान आंदोलन भी देखिए, यहां प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के पुतलों पे क्या हालत होती है, क्या उनके खिलाफ पीएसए लगता है? आप अमेरिकन प्रेसिडेंट जो साबका थे डोनाल्ड ट्रंप, आपने देखा होगा जब वो प्रेसिडेंट इन ऑफिस थे, उनके पुतले बना के, उनकी पैंट को उतार के जो हरकतें उनके पुतले के साथ की गई, क्या उन सबको वो सेडिशन चार्जेस लगे? ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। हमें क्रिटिसाइज करने का हक दिया है किसने? आईन हिंद ने। और आईन हिंद के आर्टिकल, इसका प्रेम्बल इस बात का गवाह है। क्या हम ये समझे कि फंडामेंटल राइट जो हमको आईन हिंद ने दिया है, क्या हम ये समझे कि हम पे वो फंडामेंटल राइट एप्लीकेबल नहीं है? के जितने भी इल्जामात हैं, देखें 2000 मैं समझता हूँ आसफा मर्डर एंड रेप केस के बाद आप भी गवाह हैं, यहाँ का व्यापार मंडल गवाह है, हम सब गवाह हैं, यहाँ पे एक भी दिन स्ट्राइक नहीं हुई। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं याद कि पोस्ट एब्रोगेशन 370 भी यहाँ कोई स्ट्राइक हुई। 2016 के बाद कोई यहाँ पे कोई हड़ताल नहीं हुई। अगर हड़ताल नहीं हुई तो जो इल्जाम है वो बेबुनियाद है। अगर आदमी मेन स्ट्रीम में है, हिंदुस्तान की सालमियत के लिए वो जगह जगह जाके नारे दे रहा है, तो वो इल्जाम भी बेबुनियाद है। बाकी एक कोई इंडिविजुअल मेरे को केस बता दीजिए जिसमें तारिक किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, अकेला किसी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो, किसी कोई ऐसा स्टेट के खिलाफ कोई ऐसा कोई मामला, उसमें हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसे किसी मामले में इन्वॉल्व हो, एक भी केस नहीं है। हाँ, मॉब था, मॉब में वो भी था, हो सकता है कई ऐसे मॉब्स में हम भी थे, हम सब लोग थे, मीडिया भी था, यहाँ के व्यापार मंडल भी था, यहाँ के हिंदू बरादरी भी थी, यहाँ के मुस्लिम बरादरी भी थी। जब इज्तिमाई मामला था तब सारे लोग थे। तो वो एक सिंगल आउट करके एक शख्स को उठा के पीएसए में अंदर कोट बलवाल जेल में डालना कोई मुनासिब बात नहीं है, कोई इंसाफ वाली बात नहीं है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसलिए हम एक बार फिर, इससे पहले कि मेरे ये व्यापार मंडल के साथी भी, अशोक जी भी, बाकी भी बात करें, मैं एक दफ़ा फिर बड़ी मोहब्बाना और दर्दमंदाना गुजारिश करूंगा यहाँ की जिला इंतजामिया से, यहाँ की पुलिस इंतजामिया से कि वो फौरन से बेशतर इस केस को रिव्यू करके तारिक अहमद डार पे लगाए गए जितने भी इल्जामात हैं उनको वापस लेके उसको रिहा करें, ताकि यहाँ पे अमन और अमान बरकरार रहे। यहाँ पे कभी भी अमन और अमान के लिए कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। मैंने तो तनवीर अहमद की केस पे कोई स्टडी नहीं किया, चूँकि मुझे नहीं पता। मेरी वालदा मोहतरमा बीमार थी, अस्पताल में एडमिट थी, मैं कल ही श्रीनगर से आया हूँ, तो मुझे अभी वो मौका नहीं मिला।
लेकिन उसमें भी तहकीकात होनी चाहिए। उसमें तनवीर अहमद वाले केस में, तनवीर अहमद नाम है, तनवीर अहमद वाले केस में जिमी जिसका नाम है, उसमें भी तहकीकात होनी चाहिए। अगर उसके खिलाफ कोई ऐसा संगीन मामला नहीं है तो मैंने तो ये भी सुना कि उसका अभी हुआ था, उसका बेल आउट भी हुआ था एक पीएसए में, लेकिन उसके बाद फिर हुआ, तो उसमें भी तहकीकात होनी चाहिए। किसी के साथ भी अगर ये होगा तो मैं समझता हूँ कि उसको उसमें कोई प्रॉपर सब्सटेंस होना चाहिए, कोई प्रॉपर उसके लिए कोई जवाजियत होनी चाहिए।